10 राज्यों की 31 विधानसभा वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म। बंगाल में टीएमसी नेता की मौत। राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। एससी की टिप्पणी, अफसर जज नहीं बन सकते हैं। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए। वीडियोग्राफी जरूरी है, अफसर दोषी तो निर्माण कराएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। बोले, गैराज में खड़ा होगा बुलडोजर, अब किसी का नहीं टूटेगा घर, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का किया शिलान्यास। 18 जन औषधि केंद्रों का किया गया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहे। पीएम मोदी के पैर छूने झुके सीएम नीतीश। भाजपा मंत्री बोले, प्रधानमंत्री के प्रति आदर सम्मान है। सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। अयोध्या में भगवान राम के तिलकोत्सव की तैयारी। 18 नवंबर को तिलकोत्सव का होगा भव्य आयोजन। भव्य तिलकोत्सव कार्यक्रम को लेकर जनकपुर से राजमहल भेजी जाएगी सामग्री। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। इसमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो मौजूदा विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, जबकि कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो मौजूदा विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, जबकि कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीट रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, चौरासी, खेवसर और सलूबर पर उपचुनाव हुआ। दौसा में वोटिंग सेंटर के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार नजर आई। यहाँ के लोगों ने बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की। सबसे ज्यादा तो बस एक बेरोजगारी की समस्या है यहाँ पे, तो एक पानी के, और ऐसे तो चलता ही रहता है और चीजों के बारे में, तो पर बेरोजगारी मेन मुद्दा तो है ही। सुबह सुबह 4 बजे उठी, घर का काम किया, वोट देने आई। वोट पहली जिम्मेदारी समझी आपने? हाँ। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पे? पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, शिक्षा की और भी है। झुंझुनू के लोगों की भी यही समस्या है। वो विकास और बेरोजगारी को अहम मुद्दा मानते हैं। प्रतिनिधि सरकार का ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमने वोटिंग किया, जो विकास के प्रति समर्पित हो और जो विकास की धारणा को आगे बढ़ाए और निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाए। झुंझुनू जो चुनाव है वो मुख्य रूप से जो विकास के कार्य है ना, उनके मुद्दों पर ये केंद्रित रहा है। विशेष रूप से जो अग्निवीर किया है, ये जवानों के लिए बहुत ही घातक है और देश की सुरक्षा के लिए भी ये घातक है। दूसरा सवाल ये है, यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। तो कोई भी सरकार, ये सरकार लगातार 10 साल रह ली, लेकिन इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। बेरोजगारी गांवों के अंदर इतनी भारी हो गई है कि जवान दर दर भटक रहा है। प्राइवेट कंपनियों में 10-10 हजार की नौकरी कर रहा है, जिससे घर का गुजारा भी नहीं चलता। तो ब्याह शादी या और कुछ है वो कैसे कर पाएगा अपनी। बिहार की 4 विधानसभा सीट तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। गया जिले के नक्सल प्रभावित इलाके इमामगंज में मतदाता विकास की मांग कर रहे हैं। तो विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। जो यहाँ के लड़कों का शिक्षा दीक्षा और शिक्षा होने के बाद उसको रोजगार देगा, उसी को वोट देंगे। हाँ, नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सल को भी सफाया करने का जो योजना बनाया है, उस योजना के तहत हम लोग जुड़े हुए हैं। उसको भी रखे हुए हैं दिल दिमाग में, उसको देंगे वोट। उधर केरल में चिलक्कारा विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। वायनाड सीट पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूडीएफ की उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। नव्या हरिदास का आरोप है कि कांग्रेस ने वोटरों को खरीदने के लिए पैसे और शराब बांटी है। Congress is having a fear factor that they are going to lose this election. That's why they are trying to influence the voters of Wayanad Mandal by providing kits this time.
and liquor has also been provided in a huge amount. Black money has also been provided. Because the campaign, as we see in 2019, it was not like that. Just filed the nomination and visited this mandal for 2 or 3 times. But this time, I think they are trying to influence the people by coming more time, visiting them and asking for the votes. वहीं प्रियंका ने वोटरों से बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए साथ आने का ऐलान किया। My message is that the vote is the greatest strength given to you by the Constitution. It is your right, and it is your democratic right. And my message is that come out and exercise your democratic right, build a better future for yourself. केरल में चिलकारा विधानसभा सीट पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। एलडीएफ के राधाकृष्णन इस सीट से विधायक थे, लेकिन अलाथुर लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद से उनकी सीट खाली हो गई थी। के राधाकृष्णन ने यूडीएफ की राम्या हरिदास को हराया था। राम्या हरिदास चिलकारा विधानसभा सीट से यूडीएफ की उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला एलडीएफ उम्मीदवार और पूर्व विधायक यूआर प्रदीप से है। പോളിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആ പോളിംഗ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ള അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ കൈകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പര്യടനം, എങ്ങനെയാണ്? മണ്ഡലത്തിലെ പരമാവധി ബൂത്തുകളിൽ ഓടിയെത്തി ഒന്ന് പ്രവർത്തകരെയും കാണണം, പിന്നെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കണമെന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ബൂത്തുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരമാവധി എത്തി ഒന്ന് കാണുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2006 തുടർച്ചയ്ക്കാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വികസനത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കുള്ള വോട്ടാണ്. एलडीएफ उम्मीदवार ने जनता से विकास के लिए वोट करने की अपील की। उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। मतदाताओं ने शाम 6 बजे तक वोटिंग की। हालांकि कुछ जगह शाम 5 बजे तक ही वोटिंग हुई। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मानवीय वजहों से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। भविष्य के लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं है। अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो जो हालात हैं वो और भी बिगड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP29 में दुनिया भर के तकरीबन 200 देश अजरबैजान के बाकू में मंथन कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। मानवीय वजहों से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। भविष्य के लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं है। अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP29 में दुनिया भर के तकरीबन 200 देश अजरबैजान के बाकू में मंथन कर रहे हैं। इस सालाना सम्मेलन में दुनिया के देश जलवायु सुधारने के लिए अपनी रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। इस सम्मेलन में विकासशील और विकसित देश एक साथ आते हैं और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों पर विचार करते हैं। COP29 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है। COP29 is the 29th such annual conference, and the focus this year is actually on finance. Every year they try to do different things, but this year the focus is very much on how can we raise more finance collectively in order to address climate change by reducing greenhouse gas emissions, by switching to new technologies, and by protecting people, agriculture, water and health from the hazardous effects of climate change. जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम की स्थिति में बदलाव से होता है। ये मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती है। इससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस गर्मी के कारण मौसम बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच जाता है। इसमें भारी बारिश, गंभीर सूखा और ज्यादा सर्दी के साथ समुद्र का स्तर बढ़ना शामिल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच दुनिया औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म थी। माना जा रहा है कि 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल रहेगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, समुद्र का गर्म होना और सूखा पड़ सकता है। We know that after industrialization,
basically there were a lot of emissions that have happened because of fossil fuel burning, industrialization, development, that has led to a heating of the Earth's core temperature over a period of time. And now we are heading towards a time when Earth's average temperature might increase by more than 1.5 degrees Celsius. So what that means is that there is a literally devastating impact on Earth's ecosystem because of this increase in temperature. And it has also led to increase in temperature of oceans around the world, which you can see manifest in ways of more devastating and powerful typhoons and cyclones and hurricanes around the world. भारत जलवायु परिवर्तन की वजह से गंभीर असर का सामना कर रहा है और यहाँ ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी या ज्यादा बारिश जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। शक्तिशाली चक्रवातों से तटीय इलाके तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा मानसून के बदलते पैटर्न की वजह से गंभीर सूखा पड़ा है। इसका उन किसानों पर असर पड़ा है जो अपनी आजीविका के लिए लगातार बारिश पर निर्भर रहते हैं। बढ़ती गर्मी और भारी बारिश से कृषि और आजीविका को खतरा और बढ़ जाता है। ये बेहतर आपदा तैयारियों और मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे की तुरंत जरूरत को उजागर करता है। India has seen several extreme events recently, which scientists believe are made worse by climate change. Flooding in Himachal Pradesh and Uttarakhand in 2023. These states experienced severe rainfall this year, leading to landslides, flash floods, and destruction of homes and roads. Warmer temperature means the atmosphere holds more moisture, leading to heavier downpours and flooding in places that may usually expect such intense rains. Otherwise, भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है, लेकिन फिलहाल वो कोयले पर ही निर्भर है। COP29 में भारत का लक्ष्य सार्थक जलवायु कार्रवाई के लिए सभी देशों से सख्त कदम उठाने और वित्तीय सहायता के लिए जवाबदेही पर जोर देना है। सम्मेलन के नतीजे पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए भारत की जलवायु नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे सकते हैं। इसके अलावा भारत में खेती के तरीकों में भी बदलाव हो रहा है। इससे बुनियादी ढांचे में सुधार भी हो रहा है और उतार चढ़ाव भरे मौसम के लिए भी देश की तैयारी को मदद मिल रही है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। मोगा के एक नामी शोरूम पर बीती देर रात चोरों ने लाखों के सामान के सहित LCD लैपटॉप चोरी कर चोर फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं इससे संबंधित इस पर जानकारी देते हुए गुरु नानक सैनिटरी स्टोर के मालिक साहिल मित्तल ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपना शोरूम बंद कर घर चले गए। सुबह जब मोबाइल फोन पर ऑनलाइन कैमरे चेक किए तो वह बंद थे। तभी उन्होंने शोरूम पर आकर देखा तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। तब पता चला कि दुकान पर चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि देर रात चोरों ने शोरूम के पीछे से लोहे का दरवाजा और शटर तोड़कर पीतल की तूतिया, जैगवार कंपनी की टूटियां और काफ़ी सामान जो करीब 25 से 30 लाख का था, DVR, LCD और लैपटॉप भी चोरी कर लेकर फरार हो गए। फिलहाल चोरी की घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। अलग अलग कैमरों को खंगाला जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत अंतर्राज्यीय संगठित गैंग के 2 फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्तौल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नानक सिंह IPS ने बताया कि ये आरोपी पहले भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामलों के वांछित थे और पंजाब में भी अपने साथियों के साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी पहुंची हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम। आपको बता दें, स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों तथा प्रबंधों को जांचा है और नियमों की अनदेखी करने वाले 100 से अधिक स्कूल बसों के चालान भी काटे हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंगलवार को रेवाड़ी के अनेक स्कूल बसों का निरीक्षण किया। सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, रूट प्लेट, बीमा लाइसेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरों, चालक ड्रेस और सहायक अग्निशमन उपकरण, स्पीड गवर्नर, आवश्यक हेल्पलाइन नंबर आदि की जांच की गई। इस दौरान नियमों की अनदेखी के चलते 100 से ज्यादा स्कूल बसों के चालान भी काटे। जैसा कि मैम ने बताया, टीम में 2 सदस्य हैं, सुमन राणा जी और गणेश जी। इनके साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लगा हुआ है 2 दिन से। जैसा मैम ने बताया, 7:30 बजे पूरी टीम निकली थी और 2-2:30 बजे के करीब हमारी जो ये ड्राइव है ये पूरी हुई थी। अनियमितता तो बहुत ज़्यादा है और पता नहीं ये कब तक पूरी करेंगे। और मैं भी यही आमजन से गुजारिश करूँगी कि आपको अगर लगता है कि किसी भी बस में कोई भी कमी है तो आप बताइए, सीधा डीसी ऑफिस बताइए या आयोग को बताइए। तो बॉक्स जो है उनकी एक्सपायरी डेट ये तो चल ही रहा है सिलसिला। सिलेंडर जो है वो एक्सपायर्ड है। कुछ बसेस ऐसी हैं जो अनफिट हैं, वो यहाँ से गायब कर दी गई हैं। कुछ बस बताते हैं हमारी 15 हैं, जिसमें से यहाँ हमें पूरी बस नहीं मिली। कंडक्टर ड्राइवर्स के पास में न उनकी यूनिफॉर्म है, न आई कार्ड है, न कोई मतलब किसी भी तरह से लेडी अटेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल के अंदर से ला करके को यहाँ जबरदस्ती खड़ा कर रही हैं, जिसके ऊपर कार्यवाही की जाए। कुछ स्कूल ऐसे जिसके अंदर बसों को इम्पाउंड भी किया गया है, उनके मोटे चालान भी कटे हैं। वो तो आरटीए की टीम को पता है या फिर जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको पता है, वो अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। आज दूसरे दिन में वैसे अभी पूरा तरह से मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं आपको लास्ट में ये बात, इस बसों के तो हो चुके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। महिलाएं, बच्चे सहित 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक महिला की मौत हुई जबकि 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 13वीं का निमंत्रण खाकर लौट रहे थे ये सभी। लाहार से पिपरी गाँव जा रहे थे सभी लोग। दबोह लाहार रोड पर यह भीषण हादसा हुआ है। गंभीर हालत में घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। विदिशा जिले के जनपद पंचायत ग्यारसपुर के अंतर्गत ग्राम बोरी रामपुर के सचिव गिरवर सिंह यादव, जनपद पंचायत के बाबू सहायक ग्रेड 3 सुरेश शर्मा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर गोवर्धन कुशवाहा को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त भोपाल द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत खेरवा ग्राम का फरियादी आया था, गोलू नाम का, गोलू उर्फ हिम्मत सिंह।
उसके चाचा की जी की डेथ हुई थी, तो कर्मकारी योजना के तहत जो 2 लाख रुपए सेंक्शन होता है सरकार प्रशासन की तरफ से, वो राशि सेंक्शन करने के एवज, सेंक्शन चूँकि हो चुका है, सेंक्शन होने के बाद काम कर लिया है, अगली बार फिर भी काम आएंगे, ये बोलकर बरखेड़ी के जो सचिव थे जिनका नाम गिरवर यादव है, उन्होंने आज 10,000 की डिमांड की थी, परंतु 5,000 रुपये लेते हुए रिश्वत राशि हमने उनको विदिशा में पकड़ा था, विदिशा में मंडी के पास पकड़ा था। मैंने सचिव साहब से बोला कि मैं नहीं दे पाऊँगा। नहीं, आपने क्या प्रकरण लगाया था पंचायत? प्रकरण पंचायत में लगाया था, वो मृत्यु हो गई मेरे चाचा जी की, शांत हो गए थे, तो फाइल लगाई, ये बोलने लगे वैसा नहीं होगा, सुरेश शर्मा कर रहे हैं कोई बाबू। तो मैंने के पास आया तो इंसेंट बोले मेरे पास, तो मैंने फिर सचिव साहब को दिया, तो मैंने करवाया, फिर मैंने ऊपर से ही करवाया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सहित मुंगेली में भी कल दिनांक 14 नवंबर से किसानों का महापर्व धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। इस वर्ष भी जिले में बम्पर धान की पैदावार हुई है। आपको बता दें, पिछले वर्ष 1 नवंबर से धान खरीदी हुई थी, वहीं इस वर्ष 14 दिन की देरी से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। वहीं प्रदेश भर के सहकारी कंप्यूटर ऑपरेटर व खरीदी कर्मचारी हड़ताल में थे, जिनकी हड़ताल कल शाम समाप्त हुई, जिससे लेकर किसानों में भी उत्साह है। वहीं जिले के कलेक्टर राहुल देव ने जीरो शॉर्टेज का लक्ष्य हासिल करने सभी कर्मचारियों को गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। धान खरीदी शासन के निर्देश पे शुरू होने वाली है बहुत शीघ्र ही। उसकी सारी तैयारियों को करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कल एक मैराथन मीटिंग में हुई थी और नियत समय पे नियत तिथि पे सुचारू रूप से इस बार मुंगेली जिला जीरो शॉर्टेज के लक्ष्य के साथ पुनः धान खरीदी करने की प्रशासन कितना सख्त है और गलती कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही गिरदावरी भी हम लोगों ने 100% बेहतर की है, फुल प्रूफ की है। तैयारियां पिछले बार की तुलना में और बेहतर इसलिए भी होने वाली हैं क्योंकि इस बार धान खरीदी की पॉलिसी में भी शासन स्तर से व्यापक संशोधन किए गए हैं, जो धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया के लिए सुगम होने वाले हैं। तो तैयारी अच्छी है और हमारा जो मानव रिसोर्स है, मानव संसाधन है, पूरी तरह से चार्ज है। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ में सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। 12 जनवरी तक बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। राजनीतिक दलों संगठनों के धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के कृष्णनगर इलाके में टेररिस्ट स्क्वाड में तैनात महिला कर्मी के साथ दबंगों ने घर में घुसकर शर्मनाक हरकत की है। महिला का आरोप है कि दबंगों ने न केवल उसके साथ छेड़छाड़ की बल्कि कपड़े फाड़कर उसे अपमानित भी किया। जबकि महिला का पति उसे बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद दबंगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए पुलिस में शिकायत न करने की चेतावनी दी। अगली खबर का रुख करेंगे। बलिया में 94 शिक्षक और 75 शिक्षा मित्रों समेत 188 मिले अनुपस्थितों पर बीएसए ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, खंड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला समन्वयकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किए गए निरीक्षण में अनुपस्थित मिले 80 सहायक अध्यापक, 75 शिक्षा मित्र, 14 प्रधानाध्यापक, 18 अनुदेशक व 1 चपरासी के खिलाफ बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। बीएसए ने संबंधित का अनुपस्थित तिथि का वेतन मानदेय पर कैंची चलाते हुए 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। अगली खबर बदायूं से, जहां रोहेलखंड बरेली मंडल का मिनी कुंभ ककोड़ा मेला अपने चिर परिचित अंदाज में तंबू का शहर बनने लगा है। 15 नवंबर को शाही अमृत स्नान को 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की संभावना है, जिसे लेकर आज बरेली मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और आईजी पुलिस डॉक्टर राकेश सिंह ने मेला स्थल पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मेला में घूमकर स्नान घाट की व्यवस्था की गहनता से निरीक्षण किया है। मंडलायुक्त ने घाट पर गोताखोरों और एनडीआरएफ टीम मौजूद रहने तथा गहरे जल को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कपड़ा मेला में सभी, जैसे आप जानते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। मुख्य पर्व स्नान चंद्र को है, तो लेकर के ये पूरे परिक्षेत्र को, मेला क्षेत्र को 5 जोन और 10 सेक्टर बांटा गया, पर्याप्त बंदोबस्त लगाया गया है और फ्लड कंपनी भी है, गोताखोर भी है और सभी अन्य सुविधाएं भी हैं। कंट्रोल रूम काम कर रहा है लगातार
और बाकी सभी कई बाकी सुविधाओं के लिए अभी आयुक्त महोदय ने निर्देश भी दिया है लोगों को पूरी करने के लिए, और काफ़ी पुलिस बल कर्मी लगाए गए हैं और पूरे मेले में शांतिपूर्ण मेला सफल संपन्न होगा। इसलिए अभी हमारे द्वारा सबको निर्देशित भी किया गया है, सभी पुलिसकर्मियों को जो पिछले साल ड्यूटी की उनको भी लगाया गया है। आज यहाँ पे हम लोगों ने पूरी जिला प्रशासन की टीम के साथ और पुलिस के साथ काकोड़ा मेला का निरीक्षण किया है और यहाँ पर तैयारी लगभग पूर्ण है। यहाँ पे सिर्फ अभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम और थोड़ा लाइटों का लगना शेष है। इसके अलावा वॉच टावर भी बन रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे व्यवस्था जो है गोताखोरों की भी अच्छी है। अगली खबर का रुख करेंगे बाराबंकी से। अगली खबर जहां हैदरगढ़ पहुंचे भाजपा के राज्य कारागार और बाराबंकी के प्रभारी मंत्री सुरेश राही और मंडी समिति में धान क्रय केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटखेरा वार्ड में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर व धान क्रय केंद्र में मंत्री के पहुंचने तक साफ सफाई होती रही। प्रस्तावित कार्यक्रम में भी अधिकारी लापरवाह दिखे, जिससे नाराज मंत्री सुरेश राही अधिकारियों पर जमकर भड़के। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना नागल सहारनपुर पुलिस द्वारा हाईवे पर दोहरे हत्याकांड की घटना में शामिल 25,000 रुपए के इनामी वांछित सहित 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक नागल में पुलिस टीम के साथ सिडकी से लखनऊ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक स्विफ्ट कार लखनऊ की ओर से आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा कार को टॉर्च की रोशनी दिखाकर रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक द्वारा कार को गांव कोटा की ओर जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया तथा कार कुछ दूरी पर जाकर बाग के पास बंद हो गई। तभी कार से 2 संदिग्ध व्यक्ति उतरकर बाग से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई जवाबी कार्रवाई से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। को थाना नागल क्षेत्र के बाईपास हाईवे पर एक डबल मर्डर की घटना कारित हुई थी, जिसमें कि वादी की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद थाना नागल पर 6 टीम्स का गठन कर घटना का अनावरण के प्रयास जारी थे। आज 13 नवंबर 2024 को थाना नागल पुलिस की टीम जब मुखबिर की सूचना पर लखनऊ से सिडकी मार्ग पर जब चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध कार को जब रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायर में 2 अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। एक अभियुक्त का नाम है सोनू उर्फ शादाब, ये रहने वाला थाना भगवानपुर जिला उत्तराखंड का है। यह थाना नागल का 25,000 रुपए का इनामी भी था और नामजद अभियुक्त था हत्या के मामले में। जो इसका साथी है उसका नाम आमिर पुत्र जाकिर है, यह सरदना मेरठ का रहने वाला है। अगली खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जिला जज गाजियाबाद का पुतला फूंका है। गाजियाबाद जिला जज के पुतले पर बुलंदशहर के अधिवक्ताओं ने जूते चप्पल भी बरसाए हैं। बुलंदशहर के अधिवक्ता गाजियाबाद के जिला जज के स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। जिला जज गाजियाबाद पर अपनी कोर्ट में पुलिस बुलाकर अधिवक्ताओं को पीटने का आरोप है। बात करते हैं अगली खबर की। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के आपको बता दें मिर्दगान इलाके में रविवार को हुई 3 हत्याओं का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले एक साथी आरोपी नाजिम को गिरफ्तार किया। नाजिम ने ही अपने दोस्त और उसके माता पिता की चोरी के माल के चलते चाकू और पेचकस से वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। दरअसल मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिर्दगान स्थित खस्सों का है। थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूँकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था इनका, क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली
कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहाँ पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहाँ पहुँची जानकारी की तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम बुला के पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला, इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में वंचित से चर्चित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इनोवेटिव पाठशाला के बच्चों ने फटे कपड़ों से बनाई ड्रेस को पहन फैशन शो किया है। वंचित से चर्चित कार्यक्रम में फैशन शो आयोजित किया गया, जहां पर संस्था की इनोवेटिव पाठशाला के बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। लखनऊ में वंचित से चर्चित से जुड़े झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों के एक ग्रुप ने हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइनों से प्रेरित होकर कपड़े स्क्रैप से दुल्हन की ड्रेस बनाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बेहतरीन ड्रेस तैयार कर बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी और स्किल का उदाहरण तो दिया ही है, इसके साथ ही एनजीओ की सफल कोशिशों का भी परिचय दिया है। मुझे फैशन डिजाइनर अच्छा लगता है और मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। एक बार हमने ब्लैक कलर की सब्यसाची का लहंगा बनाया था, ब्लैक कलर का बनाया था, और एक और भी बनाया था, एक खुशी दीदी की शादी थी उनके लिए बनाया था सब्यसाची का। अब इस बार जब हम लोगों ने ये बनाया लहंगा, पता ही नहीं कि कैसे वायरल हो गया, वो दोनों नहीं वायरल हो पाया। जब मैं इनसे जुड़ी, मैं इनसे मिली, इन्होंने मेरे लिए पहली बार एक ड्रेस क्रिएट की और वो ड्रेस इतनी अच्छी मतलब क्रिएट की कि मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। सो आई न्यू, मुझे पता था कि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और इट इज़ जस्ट दैट कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़रूरत है, इनको निखारने की ज़रूरत है। और अभी जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे और हर जगह इतने सालों की मेहनत जो है इन बच्चों की रंग लाई है। प्रियंका चोपड़ा जैसी सेलिब्रिटी ने उनके पोस्ट को, उनकी रील को लाइक किया है। सब्यसाची जैसा ब्रांड जो है उनके साथ उनकी पोस्ट को रीपोस्ट किया एंड दे लाइक द वर्क सो मच। 2013 में स्थापित एनजीओ वंचित से चर्चित बच्चों को उनके जुनून का पता लगाने में मदद करता है। बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, नृत्य, कला और फोटोग्राफी भी सिखाई जाती है। एनजीओ के संस्थापक हर्षित सिंह के मुताबिक इस ट्रेनिंग से बच्चों में क्रिएटिविटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। पहले हमने जब शुरुआत करी थी तो कोई बिल्डिंग और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम लोगों ने पेड़ के नीचे से शुरू किया था। पेड़ के नीचे हम इन बच्चों को बैठा के पढ़ाते थे और शाम को पढ़ाना तो एक समय के बाद होना शुरू हुआ। बच्चों को बुला के उनके साथ गेम्स खेलना, उनके साथ एक्टिविटीज़ करना, इस तरीके की चीज़ें करने से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। एक समय के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इन बच्चों को एक शिक्षा के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। फिर एक समय के बाद हमें समझ में आया कि बस शिक्षा से सब कुछ नहीं होगा, बच्चों को एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम स्कूल में पढ़ते थे तो कि उसमें मतलब कि सब पढ़ाई होती थी और कुछ नहीं सिखाया जाता था। यहाँ हम जब से पढ़ते हैं तो हमको क्राफ्ट भी बनाना आता है और जब किसी के सामने जाओ तो डरते नहीं है बोलने से। ये सब हमने यहाँ सीखा है। बच्चों की कामयाबी से उनके माता पिता भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और आगे भी हमको उम्मीद है कि हमारा बच्चा बहुत कुछ पढ़ेगी और हमारी उम्मीद यही है कि हमारा बच्चा पाठशाला में यहीं पढ़े। हाँ, और हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख चुका है और हमारा बच्चा सिलाई में भी और पढ़ाई में दोनों में नंबर 1 पर है। सोच तो माँ बाप की मतलब शुरू से रहती ही है कि मेरा बच्चा जो है अच्छा काम कर जाए, पढ़ लिख जाए, मतलब कोई परेशानी ना हो। इसीलिए भैया लोगों ने बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ दिया है। मेरे बच्चे तो अच्छे हैं, और क्या कहें आपसे। लखनऊ सेंटर में वंचित परिवारों के 400 से ज्यादा बच्चे हैं जो न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने घर वालों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छा करने की चाह में आगे बढ़ रहे हैं।
आपको बता दें, डाईमोनियम फास्फेट यानी डीएपी की कमी से परेशान है। उनका ये भी कहना है कि इसी वजह से उर्वरक की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। डीएपी की कमी की वजह से कई जिले के कई डीएपी सेंटर पर किसानों में विवाद भी हो चुका है। इस बीच जिले के कृषि अधिकारी का दावा है कि कालाबाजारी और कीमत बढ़ने से रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। डीएपी का इस्तेमाल देश के ज़्यादातर किसान करते हैं क्योंकि डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस फसलों को मिलता है। देखो, ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहले जो सीएमओ साहब थे जी, और अभी हमारे आर के सिंह सर, तो अभी हमने पूर्व में भी पेपर के माध्यम से भी अवगत कराया गया था पूरे जिले में कि क्लिनिकल इस्टेब्लिश एक्ट CA के अंदर सभी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चाहे वो एलोपैथिक का हो, होम्योपैथिक का हो, आयुर्वेदिक का हो, किसी पैथी का है। और जो जिस पैथी का डॉक्टर होगा वो उस पैथी में ही इलाज करेगा, क्योंकि जिसका ज्ञान हो जिस पैथी का, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मुझे एलोपैथिक का ज्ञान है, तो मैं आयुर्वेद में नहीं कर पाऊंगा। तो जो सरकार के रूल्स रेगुलेशन है उनमें ही हमको चलना पड़ेगा। तो सभी का अनिवार्य है। जिन डॉक्टर्स ने MBBS का नाम लिखा और वो आयुर्वेदिक कर रहे हैं, उसको भी हम रोक रहे हैं कि वो अपनी पैथी में करें। उनको हम जुर्माना लगा रहे हैं, पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख, फिर 5 लाख। तो सभी को हम ये बार बार बता रहे हैं कि भाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कांवल सिंह बिर्क ने बताया कि बीते 5 वर्षों में दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार नगर पंचायत क्षेत्र की जनता मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका देगी तो मैं सभी वार्डों में अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। नगर पंचायत क्षेत्र में पानी की निकासी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। यदि मुझे मौका मिला तो दिनेशपुर नगर पंचायत को एक मॉडल नगर पंचायत व चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करूंगा। आप निहाल जी हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुनाव इसलिए लड़ूंगा निहाल जी कि मैं 5 साल चेयरमैन रहा हूं, मैंने अच्छा काम किया है, जनता हमारे से खुश है। जहां जाते हैं हमें मान सम्मान हमारे बुजुर्ग माताएं सब देती हैं। और देखो चमत्कार को नमस्कार है, जब हम काम करेंगे कोई पद में होंगे तो आपका मान सम्मान होगा। आजकल काम नहीं होगा, जितने मर्जी बन के घूमते रहो कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए जनता। इससे पहले अभी चेयरमैन थे वहाँ पे, बीजेपी के चेयरमैन थी सीमा सरकार, क्या उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ? वो तो देखो मैं नहीं किसी का कहूँगा, वो तो सबको दिख रहा है क्या काम हुआ। वो तो ऐसा हुआ कि जो हमारे काम थे उनको तोड़ने में लगे रहे, कोई नया काम तो किया नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तर्ज पर कुछ अखाड़े सनातन बोर्ड बनाने की भले ही मांग कर रहे हों, लेकिन जूना अखाड़े के संत स्वामी यति परमानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए यति परमानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन बोर्ड बनाने के बजाय मुस्लिम बोर्ड को भंग करने की जरूरत है। बड़ी विडंबना है कि आज हमारे हिंदू समाज जो जगा हुआ है उसकी ऊर्जा को कुछ लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो वक्फ बोर्ड है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। जो सरकार कश्मीर से 35A और 370 हटा सकती है वो मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर सकती है। लेकिन जानबूझ करके ये जो कथावाचक आजकल कुछ भांड है, मैं इनको भांड कहूँगा, ये हिंदुओं की एनर्जी को वेस्ट करने का कार्य करते हैं। अगर इसी आंदोलन को वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए किया जाता तो मैं इसका ज़रूर समर्थन करता। लेकिन ये सिर्फ कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ये राजनीतिक नेताओं के इशारों पर पलने वाले तथाकथित कथावाचक। रुक करते अगली खबर का। गदरपुर विकास खंड अधिकारी कार्यालय में आज क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एकत्रित हुई और एक ही सर्वे को दूसरी बार कराए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। काम करने से इनकार किया। इस मौके पर बोलते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राधा चंद ने बताया कि खंड विकास अधिकारी कार्यालय में 15 अक्टूबर को ट्रेनिंग दी गई, उसी के अनुसार हम लोग अपना कार्य 11 नवंबर तक पूरा कर चुके थे और जब उनको सबमिट करने का समय आया तब अधिकारियों ने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि अब यही सर्वे दोबारा नए तरीके से होगा, इसमें कुछ कार्य बढ़ा दिए गए हैं जिसे हम लोग विरोध करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा गया और उन्हें आने जाने का किराया भी नहीं दिया जा रहा है और इसी तरह की अनेक समस्याएं हैं।
जैसा भी बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा काम करके पांडुलिपियां बना करके भी 11 नवंबर को सबमिट करने के लिए तैयार थे। कुछ लड़कियां हमारी सबमिट कर चुकी थी, उनको वापस कर दी गई हैं और कुछ लड़कियां सबमिट करने के लिए आ रही थी। उसके बाद में हमें ये बताया गया है कि अब ये आपको दोबारा से सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। उसमें एक इपिक नंबर ऐड करना है और एक डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। कहने के लिए तो सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन काम फिर दोबारा से दूसरे तरीके से होगा और फिर हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा अपना आंगनबाड़ी का काम भी बाधित हो रहा है। और इस पीरियड में देखिए हमारे साथ में एक चीज़ इन्होंने और कर दी है कि जब त्रिस्तरीय इलेक्शन के लिए हम लोग सर्वे कर रहे थे, उसी पीरियड में हम लोगों ने 15 अक्टूबर को यहाँ ट्रेनिंग करा है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। श्री गुरुराम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में आज मेधावी छात्र एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुभारती यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अतुल कृष्ण ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों में बोर्ड एवं अन्य परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूल में बेहतर शिक्षा देकर अपनी कक्षाओं का अच्छा परिणाम लाने वाले शिक्षक व शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। जय हिंद। आज मैं यहाँ पर गुरुराम राय इंटर कॉलेज में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आके मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही ऊर्जावान हैं और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। आज इस कार्यक्रम के अंदर जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं उनको पुरस्कार वितरण दिए गए हैं और यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया है। ये पूरा माहौल देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ के विद्यालय के जो प्रबंधन है और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस बात में ध्यान देते हैं कि बच्चों का पूर्ण विकास हो और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी उनका अच्छा उनको शिक्षा मिले। कि किन बच्चों को सम्मानित किया जाए? बोर्ड परीक्षा में जो छात्र छात्राएँ अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका सम्मान समारोह हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित करते हैं और मुख्य अतिथि के रूप में किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ पर हम निमंत्रित करते हैं जिन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। रुद्रपुर से अगली खबर है, जहां पर फिर एक बार हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला थार गाड़ी पर खड़ी होकर फायरिंग करती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के आवास विकास में एक पीजी के पास की है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और जाँच शुरू कर दी है। संज्ञान में आए कि एक वीडियो है जिसमें एक महिला के द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर इस पे जांच की जाएगी और जो भी इसमें उचित कार्रवाई विधिक कार्रवाई होगी वो। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।